हाय गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे। इसमें हम ये जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला तो ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, ना कि डबल पेरेंट्स की, जैसे कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें गैमेट्स के फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो उसमें हम सबको पता है कि हमें दो गैमेट्स के फ्यूजन की ज़रूरत होती है, जिसके बाद जाके जाइगोट या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब क्योंकि इसमें दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता और सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें जो इसके आउटकम्स आते हैं या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग आते हैं या डॉटर सेल कह लीजिए उनको, वो हूबहू अपने पेरेंट्स के समान या फिर इक्वल होते हैं। उन्हें क्लोन्स कहा जाता है। क्लोन्स का मतलब ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि जेनेटिक लेवल पर और फिज़िकल या और मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता हो। और ये रिप्रोडक्शन दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में देखा जा सकता है। अगर हम बात यूनिसेल्यूलर की करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे यूग्लेना हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, इन सब में होता है। और मल्टीसेल्यूलर में प्लांट्स में भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, फिर एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। हमारा पहला टाइप है फिजन, दूसरा टाइप है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन। ये एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट फिर भी हमने इसे इस लिस्ट में डाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों। फिर आता है बर्डिंग, देन कम्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और लास्ट में आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानें। तो फिजन, तो दोस्तों फिजन फिजन को हम सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टिपिकल प्रोसेसेस नहीं होते हैं। इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, और फिर हर एक सेल बन जाता है एक नया डॉटर सेल, जिसमें कि उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों का अपना अपना जेनेटिक मटेरियल भी होगा। और जाहिर सी बात है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स या फिर डॉटर सेल्स होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। और ये प्रोसेस खुद को रिपीट करता है। इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हम अमीबा का दे सकते हैं। और हाँ, हमें इसमें बाइनरी फिजन पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को अभी इसके आगे नहीं पढ़ना है, हम बाइनरी फिजन डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि फिजन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो बाइनरी जो हमें एक पढ़ना है, और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो आइए पहले बाइनरी फिजन देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक पेरेंट बॉडी है ऑलरेडी अमीबा की। वो धीरे धीरे डिवाइड करना चालू करती है। जब वो डिवाइड करना चालू करती है तो सबसे पहला जो रेप्लिकेशन वो होता है जेनेटिक मॉलिक्यूल का या फिर डीएनए मॉलिक्यूल का होता है। सबसे पहले वही रेप्लिकेट करता है, और उसके बाद वो अपनी कॉपीज़ भी बनाता है। और किसकी कॉपीज़ बनती है? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कॉपीज़ बनती हैं। और फिर वो जैसे जैसे सेल बड़ा होते जाता है वो भी सेपरेट होने लगता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में और इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जबकि सेल एक बड़े हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है और हर हिस्से में हर चीज़ बराबर अमाउंट में डिवाइड हो जाती है, जिसके बाद के डॉटर सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, मैच्योर होने पर अलग हो जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा अगला टाइप है फ्रैगमेंटेशन। फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट्स का कुछ सीन है इसमें। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? उस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें कि जो पेरेंट बॉडी है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, पेरेंट बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि
ये नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। होता क्या है कि हर एक जो फ्रैगमेंट है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है या फिर डेवलप कर जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जेनेटिकली सेम भी होता है, फिजिकल अपीयरेंस भी सेम होता है पेरेंट की तरह। इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमने इसमें प्लेनेरिया का एग्जांपल लिया है। ये है पेरेंट प्लेनेरिया, फिर उसका फ्रैगमेंटेशन हुआ जब उसे रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद हर एक पार्ट देखिए कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप कर जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल पेरेंट का रेप्लिका है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। अब चलते हैं अलग की तरफ। हाँ, तो अब आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि रीजनरेशन एक्चुअली में एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ये क्या है वो हम बताते हैं। पहले तो एग्जांपल जान लेते हैं। ये जो है हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं। प्लेनेरिया आपने देख ही लिया किस तरह का होता है, वो बस एक ऐसे ही रफ डायग्राम था एक तरह से। तो रीजनरेशन क्या है, लिखा हुआ है कि इट इज़ द पावर ऑफ ग्रोइंग ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो दरअसल होता ये है कि कोई एक्चुअली में इसमें नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता। होता ये है कि बॉडी का वो लॉस्ट पार्ट रिकवर होता है, या फिर उस लॉस्ट बॉडी पार्ट से वो ऑर्गेनिज्म दोबारा रिकवर होता है। ना कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन सेम है, बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इन सारे पार्ट्स से एक ही ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन हुआ है या फिर रिकवरी हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो डायग्राम्स दिख रहे हैं उसमें वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो 3 अलग अलग डॉटर सेल्स या फिर ऑफस्प्रिंग्स नहीं है। ये कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देना चाहूँगा। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कैसे एक पार्ट से बाकी के लॉस्ट पार्ट को रिकवर किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली में रिप्रोडक्शन नहीं है, बस एक मेथड है जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को रिकवर कर सकते हैं। और अगर इसे हम बड़े लेवल पे देखना चाहें तो एम्फीबियंस जैसे लिजर्ड्स की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि अपने लॉस्ट टेल को रिकवर कर लेती हैं। ह्यूमंस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि ह्यूमंस अपने लिवर को रीजनरेट कर सकते हैं। ह्यूमंस में भी अगर कुछ डैमेज हुआ है लिवर में तो ये कैपेबिलिटी होती है हमारे बॉडी सेल्स में कि हम रीजनरेट कर सकें लिवर का। आइए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप होती है बर्डिंग। तो बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग में एक छोटा सा बर्ड, हमने टर्म दिया है उस वर्ड उस बॉडी पार्ट को। बर्ड्स का ग्रोथ होता है बॉडी के किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट में, और वो बर्ड जो है अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन और शेल्टर लेता है क्योंकि वो अलग नहीं होता है उससे। जब पूरी तरह से ग्रो कर जाता है तो ऑटोमेटिकली डिटैच कर जाता है। अब अगर हम डायग्राम देखें तो हमने यहाँ हाइड्रा का एग्जांपल लिया। ये जो है ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, ठीक है। और ये वो पार्ट है जिसे हम बर्ड कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा वो बर्ड। यही बर्ड आगे जाके धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है एक और बड़े ऑर्गेनिज्म में, और एक ऐसा टाइम आता है जब ये फुली मैच्योर रहता है। तो इस स्टेज के बाद बर्ड डिटैच होना शुरू हो जाता है और यहाँ से वो कम्प्लीटली डिटैच हो जाएगा। तो बर्ड्स में होता क्या है एक्चुअली, बर्डिंग किस तरह के हाइड्रा में पाई जाती है, स्पॉन्ज में और कोरल्स में भी बहुत सारे देखा जाएगा कि वो बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्डिंग रिजल्ट किसका होता है, तो आप लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम सुना होगा, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता ये है कि इसमें रिपीटेटिव सेल डिवीजन होने लगती है एक पर्टिकुलर जगह पे। जैसे इस ऑर्गेनिज्म में इस प्लेस पे हमने देखी रिपीटेटिव सेल डिवीजन। तो यहाँ रिपीटेटिव सेल डिवीजन के कारण एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने लगता है जिससे कि ये बर्डिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये टाइप इकोनॉमिकली भी बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस करने के लिए, फार्मर्स के लिए, और जो भी प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेबल्स या प्लांट्स को। ये प्रोसेस क्या है ये जानते हैं। सर प्लांट्स में होता है, जाहिर सी बात है। और ये किन पार्ट्स में होता है, तो ये रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में और बर्ड्स में देखा जाता है।
एग्जाम्पल अगर हम इसका देना चाहें तो वो होंगे अनियन बल्ब्स होंगे, पोटैटो ट्यूबर्स होंगे। ये इनसे हमें पूरा वेजिटेबल मिल जाता है अगर हम सिर्फ इन पार्ट्स का यूज़ करें तो। हम इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ तो डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ, बट फिर भी मैं इसके एग्जांपल्स दे दूँ। जैसे कि आप लोगों ने ब्रायोफाइलम का नाम सुना होगा, जिसका कि साइंटिफिक नेम ब्रायोफाइलम डाइग्रामोंटियनम है, जिसमें कि हमें ये देखने को मिलता है। तो ब्रायोफाइलम डाइग्रामोंटियनम में प्लांटलेट्स होते हैं या फिर लीफ मार्जिन्स होते हैं, वो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव पार्ट होता है, जो कि आगे जाके नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका रीज़न भी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जो उन पार्ट्स में पाया जाता है जो कि कॉन्टीन्यूसली रिपीटेड सेल डिवीजन करता है, जिससे कि नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। एडवांटेजेस क्या है प्रोपेगेशन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? एडवांटेजेस ये हैं कि हमें कंसिस्टेंसी मिलती है अपने यील्ड में या फिर क्रॉप में। ठीक है, मैं इसके सिर्फ टाइप्स बता दूंगा, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो टाइप्स हो जाएंगे रनर्स, जैसे कि आप स्ट्रॉबेरीज में रनर्स पाए जाते हैं एज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेटिव पार्ट। फिर बल्ब्स देखा है अपने अनियंस में और ट्यूलिप्स में पाए जाते हैं। ट्यूबर्स ये स्वीट पोटैटोज़ डालिया में पाए जाते हैं। फिर कॉर्म्स, सकर बनाना और एप्पल जैसे प्लांट्स में पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत तरह की होती है, आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल में किस तरह के होते हैं वो बताता हूँ। एक होती है कटिंग, इसमें सीधे तौर पर पार्ट्स को कट करके उसके बाद उन्हें किसी मीडियम में ग्रो किया जाता है। जैसे किसी का बल्ब हमने काट लिया, रनर्स या ट्यूबर्स को काट के हटा दिया गया, उसके बाद उन्हें अलग मीडियम में ग्रो किया गया। फिर एक होती है ग्राफ्टिंग, इसमें किसी प्लांट के एक पार्ट को काट के दूसरे पे लगाया जाता है, ग्राफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद वो प्लांट ग्रो करता है। एग्जांपल आप मैंगो ले लीजिए, गुआवा ले लीजिए। फिर आती है लेयरिंग, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के जो ब्रांचेज और स्टेम्स होते हैं उन्हें हम ग्राउंड में कवर कर देते हैं सॉइल से, उसके बाद वो वहाँ प्रोपेगेट करता है। एक और बहुत ही नया और लेटेस्ट जो टेक इसमें हम यूज़ करते हैं, प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स से प्लांट्स का सेल लिया जाता है और उसके बाद उन्हें ग्रो किया जाता है, और ये जो ग्रोन टिश्यू मास होता है उसे हम कैलस कहते हैं। और इस कैलस को हार्मोन लैडन मीडियम में ग्रो किया जाता है, जिसके बाद कि हमें फर्दर रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमारा लास्ट जो टाइप है वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया में। ठीक है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पोरेंजियम, जिसमें कि स्पोर्स होते हैं। और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट करता है तो सारे स्पोर्स रिलीज़ हो जाते हैं इन्वायरमेंट में आसपास के, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो उसके बाद वो अपना रिप्रोडक्शन चालू करते हैं, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एग्जांपल देखना चाहेंगे तो राइजोपस इस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। बहुत सारे एक्वेटिक पैरासाइट्स भी जैसे मिक्सोजोआ भी इस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है। डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पार्ट है ये इसका स्पोरेंजियम हो गया, और ये रहे हमारे स्पोर्स। यही आगे जाके रिप्रोड्यूस करते हैं, जर्मिनेट करते हैं जब ये फैल जाते हैं तो। और स्पोर्स के टाइप्स भी होते हैं जो आपको पढ़ना नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि टाइप्स जो हैं स्पोर्स के वो होमोस्पोरस या फिर आइसोस्पोरस कह लीजिए, और एक टाइप होता है हेट्रोस्पोरस। तो जो होमोस्पोरस टाइप्स होता है वो साइज़ में बिल्कुल इक्वल होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जबकि जो हेट्रोस्पोरस है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हमें दो तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक होता है लार्ज टाइप और एक होता है स्मॉल टाइप। लार्ज टाइप को हम मैक्रोस्पोर्स या फिर मेगास्पोर्स भी बोलते हैं, जो कि फीमेल्स होते हैं, और जो छोटे वाले हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि एक मेल भी होते हैं। एग्जांपल और देना चाहूँगा तो फंजाई है जो इस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। और अगर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस टाइप्स को छोड़ के जब हम नॉर्मल नेमिंग की तरफ आएंगे तो जो उनमें टाइप्स होते हैं वो होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स। तो ये होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। आइए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
पहला एडवांटेज ये कि रैपिड प्रोसेस है, इसमें टाइम बिल्कुल कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब ये कि एनर्जी कंजम्पशन भी कम है, तो ये बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकल है अगर हम एनर्जी लेवल पे देखना चाहें तो। दूसरा फ़ायदा ये कि इसमें एक बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा यील्ड हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा आउटकम मिलता है देखने को। इसमें मेटिंग की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये कि इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक पेरेंट भी काफ़ी है रिप्रोडक्शन के लिए, और ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में हो सकता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि पूरे होने ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो पहला तो ये कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो सकती है या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाएगा सही से। दूसरा ये कि जब ये इन्वायरमेंट चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरी स्पीशीज़ ख़त्म होने का खतरा रहता है, क्योंकि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के रेप्लिकाज होते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हमें ये देखने को मिलेगा कि किसी तरीके से कुछ जेनेटिक फॉर्मेशन के टाइम कुछ बदलाव या म्यूटेशन आ गया तो ही हमें बदलाव देखने मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। और ज़ाहिर सी बात है डाइवर्सिटी नहीं होती। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। आई होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो।